35 साला गुलाम फरीद जात का कुम्हार और पेशे के लिहाज से एक स्कूल का चौकीदार था। गांव में रहता था, लेकिन शहर में बसने के ख्वाब देखता था। और ख्वाब सिर्फ शहर में आबाद होने का नहीं था, जो वो अपनी आंखों में सजाए फिरता था। उसे रातों रात अमीर होने का भी बड़ा शौक और शौक से ज्यादा हसरत थी। वैसा अमीर होने का जैसे उसके कई दोस्त गांव से दुबई या सऊदी अरब जाकर हो गए थे। वो 7 बहनों का इकलौता और सबसे बड़ा भाई था, जिसकी शादी का ख्वाब मां ने उसके पैदा होते ही सजा लिया था। धूमधाम की शादी ने अगले कई साल गुलाम फरीद को वो कर्ज उतारने में मसरूफ रखा, जो उसकी शादी पर माँ बाप ने खानदान वालों से छोटी बड़ी रकमें करके लिया था। और जब वो कर्ज खत्म हुआ तो उसे बहनों की शादी पर कर्ज लेना पड़ा। और इस बार खानदान वालों से कर्ज ना मिलने पर उसने सूद पर कर्ज लिया था। 7 बहनें थीं और हर साल किसी न किसी की शादी आ जाती। पिछला कर्जा वहीं खड़ा रहता, मजीद कर्जा सर पर चढ़ जाता और फिर एक के बाद एक बच्चे की पैदाइश। गुलाम फरीद को कभी कभार लगता उसका नाम गुलाम कर्ज होना चाहिए था, गुलाम फरीद की बजाय। शादी के 13 सालों में कर्ज की हर रकम तो उसने उतार दी थी, लेकिन सूद की रकम उसके सर के बालों से भी ज्यादा हो गई थी। उसकी बीवी भी उसी स्कूल की इमारत में सफाई का काम करती थी, जिस स्कूल में वो चौकीदार था। 2 बड़े बच्चे भी गांव की 2 दुकानों पर काम करते थे। एक चाय के खोखे पर काम करता था, दूसरा एक वर्कशॉप में मोटरसाइकिलें धोने का काम। 10-11 साल की उम्र में वो 2 बच्चे यही कर सकते थे। उन्हें तनख्वाह नहीं, दिहाड़ी मिलती थी और इसी दिहाड़ी से घर की दाल रोटी चलती थी, क्योंकि नसीमा और गुलाम फरीद की तो सारी की सारी तनख्वाह हर माह सूद में चली जाती थी। कई सालों से सूद की वो सिल फिर भी उनके सीने से हटती ही ना थी। बोझ था कि बढ़ता ही गया था। 35 साल की उम्र में भी कई बार उसे लगता वो 50 साल का था, कई बार उसे लगता वो 100 साल का हो गया था, और कई बार उसे लगता वो मर गया है, मरने वाला है, मर रहा है, पता नहीं वो उम्र का कौन सा साल होता है जो ऐसी कैफियत के साथ गुजरता है। कई बार वो सोचता था वो एक रात चुपके से बीवी बच्चों के साथ गांव से भाग जाए, किसी दूसरे शहर, दुनिया के किसी दूसरे कोने पर, जहां पर वो इस सूद से आजाद होते। गुलाम फरीद जी भर कर रात को सोता और फिर वो उसकी बीवी और बच्चे जो कमाते खुद पर खर्च करते। 3 वक्त ढेर सारा खाना पकाते और खाते पेट भर के, और जो बचता वो किसी को दे देते, बर्तन चाट चाट कर, और रोटी के आखिरी लुकमे से प्लेटें पूंछने की बजाय। साल में 10-20 नहीं तो 2-4 तो अच्छे से जोड़े सिलवाते अपने और सब बच्चों के लिए। गांव के अमीर खानदानों के बच्चों और अफराद की उतरन पहनने की बजाय और लंडा बाजार से खरीदे हुए कपड़े पहनकर ईदें गुजारने की बजाय। और फिर एक घर बनाते, अपना घर, पक्की ईंटों और प्लस्तर वाला, पक्की छत वाला घर, शायद डबल स्टोरी ही बनवा लेते, और सैन के फर्श में चिप्स डलवाते, पानी की मोटर लगवाते, शायद एसी भी, और फ्रिज, टीवी, अच्छा सा फर्नीचर, और लशपश करते पर्दे और चीनी के बर्तन। और फिर वो उसके बच्चे जमीन की बजाय टेबल और कुर्सियों पर बैठकर कांटे और चम्मच से इन चीनी के बर्तनों में खाना खाते। गुलाम फरीद के ख्वाबों की रेलगाड़ी सारी रात छकाछक चलती रहती, हर स्टेशन पर रुकती, कुछ और ख्वाब उठाती और पटड़ी पर फिर दौड़ने लगती, और फिर दौड़ते दौड़ते वहीं आकर रुक जाती जहां से वो चली थी। रात गुजर जाती, जिंदगी भी गुजर रही थी, और गुलाम फरीद को पता था वो अपनी रात को ख्वाबों में गुजार सकता है, जिंदगी को नहीं।
गांव से भाग जाना आसान था, मगर उन लोगों से छुप जाना नहीं जिनसे वो कर्जा लिए बैठा था। और कर्जा अदा होने के बावजूद सूद वहीं का वहीं खड़ा था। वो लोग उसकी चमड़ी उधेड़ने पर कादिर थे और उसको कुत्तों के सामने भी फिंकवा देते। और गुलाम फरीद बच्चों और एक बीवी के साथ सारी उम्र के लिए कहां छुप जाता कि दोबारा किसी को नजर ना आता। अपने और अपनी बीवी के खानदान वालों को हमेशा के लिए कैसे छोड़ देता कि दोबारा कभी राब्ता ही ना करता। राह फरार गुलाम फरीद के पास नहीं थी, और अगर कोई थी तो सिर्फ एक, वो अमीर हो जाता। और पता नहीं क्यों, लेकिन गुलाम फरीद को लगता था कि वो अमीर हो सकता था। चुन्नी गुलाम फरीद की आखिरी औलाद थी। अगर नसीमा की जिंदगी रहती और वो सब कुछ ना होता जो हो गया, तो शायद वो आखिरी औलाद ना होती, बीच की औलाद होती। और उसका नंबर क्या होता, इसका अंदाजा कोई भी नहीं कर सकता था। मगर वो गुलाम फरीद की आखिरी औलाद जिंदगी की एक स्टेज पर उसकी वाहिद औलाद रह जाने वाली थी। ये गुलाम फरीद को नहीं पता था। पता होता तो शायद वो वाहिद औलाद भी जिंदा ना रह पाती। 1.5 साला चुन्नी को उसकी पैदाइश से पहले कई बार मारने की कोशिश की गई थी। नसीमा को जब अपने 9वें बार हामला होने का अंदाजा हुआ तो उसने गांव में दाई से मिलने वाली हर उस चीज का इस्तेमाल किया था जिससे इसकाते हमल हो जाता। चुन्नी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन खुद नसीमा इन मुजरे सेहत अद्वियात के इस्तेमाल से कई किस्म की बीमारियों का शिकार हो गई। चुन्नी सेहतमंद पैदा हुई थी, यानी सेहत के उस मायार के मुताबिक सेहतमंद थी जिस पर उसके बहन भाई और माँ बाप पूरा उतरते थे। उसका पैदा होना जैसे उसकी अपनी जिम्मेदारी बन गई थी। उसकी माँ की लादादाद इसकाते हमल की कोशिशों के बाद, और जैसे उसका पलना भी उसकी अपनी ही जिम्मेदारी हो गया था। माँ को हफ्ते बाद ही वापस ड्यूटी पर जाना था। ये कोई शहर नहीं था कि मैटरनिटी लीव जैसी सहूलत से उसे नवाजा जाता, और वो भी 9वें बच्चे की पैदाइश पर। 2 कमरों का वो घर जो गुलाम फरीद का वाहिद खानदानी तरका था, चुन्नी की पैदाइश के चंद हफ्तों बाद सूद में गिरवी रखा गया था। स्कूल ने गुलाम फरीद की इस मुश्किल वक्त में मदद की और उसे एक क्वार्टर मिल गया रिहाइश के लिए, जिसमें सिर्फ एक कमरा था, मगर वो भी गनीमत था फिलहाल गुलाम फरीद को। पर चुन्नी माँ बाप को इस हवाले से खूब याद रही कि उसकी पैदाइश ने उन्हें बेघर किया था। चुन्नी की खुशकिस्मती ये थी कि रिवायती अंदाज में उस पर मनहूस का लेबल नहीं लगा, और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि गुलाम फरीद को अपने हर बच्चे की पैदाइश पर कोई ना कोई बुरी खबर मिलती रही थी। उसे कोई भी ऐसी औलाद याद नहीं थी जिसके दुनिया में आने से गुलाम फरीद की जिंदगी में कोई आसानी पैदा हुई थी। नहीफो नजार सांवली रंगत वाली चुन्नी सारा दिन गर्मी में बान की एक चारपाई पर एक कपड़े पर पड़ी रहती, रोती किलबिलाती, फिर खुद ही अंगूठा चूसती और सो जाती। किसी बहन को ख्याल आ जाता तो चुन्नी को उसके सस्ते से प्लास्टिक के उस फीडर में दूध मिल जाता जिसमें उसके हर बहन भाई ने दूध पिया था, और जो इतने सालों में इतना गदला, मैला और घिस गया था कि उसमें डाला हुआ दूध भी मैला दिखने लगता। वो बिलाशुबा जरासीम की आमाजगाह था, लेकिन चुन्नी की खुशकिस्मती ये थी कि वो गरीब की औलाद थी, और गरीब की औलाद भूख से मर जाती है, गंदगी से नहीं। पूरे दिन में एक आध बार मिलने वाला दूध का फीडर वो वाहिद ग़िज़ा था जिस पर चुन्नी सारा दिन गुजारती थी। इससे ज्यादा खुराक गुलाम फरीद के घर में किसी बच्चे को नहीं मिली थी, सिवाय उसके पहले 2 बेटों के। नसीमा शाम को थकी हारी आती और जो भी रूखी सूखी मिलती वो खाकर कमरे के एक कोने में अपने किसी बच्चे से टांगें दबवाती, लेटती और वहीं सो जाती। उसे ख्याल ही नहीं आता था कि उस कमरे में उसकी एक नौज़ायदा औलाद भी थी।
हाँ, कभी कभार वो उस वक्त चुन्नी को जरूर देखने बैठ जाती थी जब बड़ी बच्चियों में से किसी को अचानक वहम होता कि चुन्नी शायद मर गई थी, क्योंकि वो कभी सांस नहीं ले पाती और कभी उसका जिस्म इतना ठंडा और नीला हो जाता कि नसीमा को लगता शायद उसका बोझ वाकई कम हो गया था। लेकिन चुन्नी अपने माँ बाप के सब अरमानों पर पानी फेरते हुए फिर सांस लेना शुरू कर देती। कई हफ्तों तक किसी को यह ख्याल नहीं आया कि चुन्नी की पैदाइश रजिस्टर करवानी चाहिए, उसका कोई नाम होना चाहिए। चुन्नी नाम उसे उसकी माँ ने उसकी जसामत देखकर दिया था और सब इसी नाम से पुकारने लगे थे। फिर गांव में हिफाजती टीकों की मुहिम वाले आए तो गुलाम फरीद को चुन्नी का नाम और पैदाइश रजिस्टर करवानी पड़ी। गुलाम फरीद ने उसकी पैदाइश रजिस्टर करवाने के लिए 300 रुपए किसी से उधार लिए थे, और वो उधार भी गांव की मस्जिद के इमाम से। और इन 300 रुपए ने गुलाम फरीद की जिंदगी में क्या किरदार अदा करना था, इसका अंदाजा ना गुलाम फरीद को था, ना ही उसकी उस नवी औलाद को जिसे रजिस्टर में कनीज का नाम दिया गया था। ये नाम चुन्नी के लिए किसने चुना था, किसी को याद नहीं। शायद मोहल्ले की किसी बूढ़ी औरत ने, ये सोचते हुए कि इंसान पर नाम का असर आता है और औरत के लिए सबसे अच्छी सिफ्त इताअत और फर्माबरदारी है, जो कनीज नाम रखे जाने पर चुन्नी में भी कूट कूट कर भर जाएगी। गांव में किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कनीज वल्द गुलाम फरीद उर्फ चुन्नी को ना इस नाम की जरूरत थी, ना उस सिफ्त की। उसे अल्लाह ताला ने किसी और काम के लिए चुना था। इमाम साहब से 300 रुपए का वो कर्ज ही था जिसने गुलाम फरीद को पहली बार ये एहसास दिलाया कि अमीर बनना इतना मुश्किल नहीं था जितना वो समझता था। और उस गांव के और बहुत से लोग थे जो इसी की तरह कई साल ये ख्वाब पालने के बाद बिलाखिर वो आसान रास्ता या रास्ते ढूंढने में कामयाब हो गए थे जिनसे अमीर बना जा सकता था। इमाम मस्जिद भी इन्हीं लोगों में शामिल थे जो सिर्फ आखिरत में ही जन्नत नहीं चाहते थे, बल्कि इसी दुनिया में भी उन्हें जन्नत का ऐशो आराम चाहिए था। उन्होंने गुलाम फरीद को 300 रुपए का कर्ज तो दे दिया था, मगर साथ उसकी ये जिम्मेदारी भी लगा दी थी कि वो इस स्कूल के मालिकान से मस्जिद के लिए चंदा लेकर उन्हें दे। गुलाम फरीद ने जहां मौलवी साहब को ये यकीन दिलाया था कि स्कूल के मालिकान बड़े फयाज हैं, वहां ये झूठ भी बोला था कि वो गुलाम फरीद को बहुत मानते थे और वो गांव में किसी को कुछ भी देने दिलाने के लिए गुलाम फरीद से अक्सर मशवरा करते थे। और मस्जिद के लिए चंदा तो गुलाम फरीद के लिए वैसे ही बाएं हाथ का खेल था। मौलवी साहब ने गुलाम फरीद की बातों पर अंधा एतमाद तो यकीनन नहीं किया था, वरना 1000 रुपए की वो रकम जो उसने कर्ज मांगी थी उसके बजाय सिर्फ 300 रुपए उसे ना देते। लेकिन उन्होंने फिर भी किसी न किसी हद तक गुलाम फरीद की बात पर यकीन जरूर किया था। हकीकत ये थी कि स्कूल के मालिकान गुलाम फरीद को शक्ल से तो पहचानते होंगे, लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता था। और इसकी वजह यह थी कि स्कूल में कोई एक चौकीदार नहीं था। स्कूल की वसीओ अरीज इमारत में मुख्तलिफ औकात में 3-4 चौकीदार पहरा देते थे और गुलाम फरीद उनमें से एक था। और गुलाम फरीद को अपनी हैसियत और औकात के बारे में पता भी था। मौलवी साहब से तो गुलाम फरीद ने झूठ बोला था, लेकिन मौलवी साहब के बार बार इसरार पर हीले बहाने बनाने के बाद उसने बिलाखिर स्कूल के मालिकान से मस्जिद के लिए चंदे की बात कर ही ली थी। स्कूल के उस मालिक ने मौलवी साहब को बुलवाकर इस चंदे के हवाले से ये तफसीलात मालूम की थी कि उन्हें चंदा किस लिए चाहिए था। और मौलवी साहब ने छोटे मोटे अखराजात की एक लंबी तफसील स्कूल के मालिक के सामने रख दी थी। स्कूल के मालिक ने इन अखराजात की तफसीलात जानने के बाद मस्जिद के लिए ना सिर्फ उस वक्त कुछ रकम मुहैया की थी, बल्कि हर महीने मस्जिद के अखराजात के लिए एक माकूल रकम देने का वादा भी कर लिया था।
मौलवी साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उनका 300 रुपए का दिया हुआ कर्ज हजारों में तब्दील होकर उनकी तरफ लौटा था। गुलाम फरीद जैसे मामूली आदमी की हैसियत उनकी नजर में यकदम बढ़ गई थी और गुलाम फरीद को इस गांव में पहली दफा किसी ने इज्जत दी थी, वो भी गांव की मस्जिद के इमाम ने, जिसने ना सिर्फ इस जुम्मे के खुतबे में लाउड स्पीकर पर स्कूल की इंतजामिया और मालिकान की दर्दमंदी के कसीदे पढ़े थे, बल्कि गुलाम फरीद की कोशिशों को भी सराहा था, जिसकी कोशिशों से मस्जिद के पास ये रकम आई थी। मस्जिद में जुम्मे के खुतबे के दौरान बैठे हुए गुलाम फरीद का सीना खामखा ही चौड़ा हो गया था उस दिन। स्कूल के मालिक ने यह रकम हर माह गुलाम फरीद के जरिए ही मौलवी साहब को पहुंचाने का वादा किया था और इसके साथ गुलाम फरीद को यह जिम्मेदारी भी सौंप दी थी कि वो मस्जिद में इस रकम के सही इस्तेमाल पर नजर रखे। स्कूल का मालिक वहां दूसरे महीने आया था और मौलवी साहब ने गुलाम फरीद के साथ मिलकर मस्जिद में होने वाली तमाम मुरम्मतें उसे दिखाई थीं। वो मुतमईन होकर लौटा था, मगर ये सिर्फ उसी महीने हुआ था। दूसरे महीने गुलाम फरीद के हाथ से वसूल पाई जाने वाली रकम का मौलवी साहब ने क्या किया था, इसका गुलाम फरीद को अंदाजा भी नहीं हो सका। वो मस्जिद में 2-4 बार गया था और उसका खूब अच्छी तरह इस्तकबाल किया था मौलवी साहब ने। अपने घर से खाना, पानी, चाय भी उसे दी थी, लेकिन इस माहाना चंदे के इस्तेमाल के बारे में सिर्फ आएं बाएं शाएं होता रहा था। गुलाम फरीद को चंदे के सही इस्तेमाल में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए आम हालात में इतना ही काफी होता कि मौलवी साहब उसे गोश्त खिला रहे थे, मगर फिलहाल मसला ये था कि गुलाम फरीद अपने हाथ से हर महीने 20,000 की रकम जिस मुश्किल से मौलवी साहब को दे रहा था, वो गुलाम फरीद ही जानता था। मगर उसे खौफ था तो सिर्फ अल्लाह का कि वो मस्जिद का पैसा था और वो उसका अमानतदार बन गया था। मगर इस पैसे का मौलवी साहब के हाथों गायब होना उससे हजम नहीं हो रहा था। मौलवी साहब ने उसके दिल से मस्जिद के पैसे के लिए अल्लाह के खौफ को खत्म करने में बुनियादी किरदार अदा किया था। अगर मौलवी साहब चंदे के पैसे को लूट के माल की तरह इस्तेमाल कर सकते थे तो फिर गुलाम फरीद को भी हक था, उसकी भी जरूरियात थी, वो भी मजबूर था, उसके सर पर तो कर्जा भी था। गुलाम फरीद उन्हें अगले महीने के पैसे देने गया था और उनकी नई मोटरसाइकिल को देखकर वो इस कदर हसद और खफगी का शिकार हुआ था कि वो इन पैसों का जिक्र किए बगैर सिर्फ मोटरसाइकिल की मिठाई खाकर आ गया था। मौलवी साहब ने माहाना चंदे का पूछा था क्योंकि वो महीने की पहली तारीख थी। गुलाम फरीद ने मस्जिद में बैठकर उस दिन पहला झूठ बोला था और कहा था कि स्कूल का मालिक मुल्क से बाहर चला गया है और अभी वापस नहीं आया। मौलवी साहब को यकदम फिक्र हुई थी कि स्कूल का मालिक फौरी तौर पर वापस ना आया तो फिर इस महीने के पैसे कौन देगा। गुलाम फरीद के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अलबत्ता उसने मौलवी साहब को स्कूल के मालिक का फोन नंबर दे दिया था, जो गलत था। मौलवी साहब मुतमईन हो गए थे कि अगर कुछ दिन तक वो चंदा ना पहुंचा तो वो स्कूल के मालिक से खुद बात कर लेंगे। गुलाम फरीद 20,000 की रकम जेब में लिए उस दिन एक अजीब सी कैफियत के साथ मस्जिद से निकला था, यूं जैसे उसकी लॉटरी निकली थी। उसे पता था मौलवी साहब हर साल मुख्तलिफ चीजों से इकट्ठी होने वाली रकम को अपनी रकम के तौर पर गांव के उन्हीं सूदखोरों को बिजनेस में सरमायाकारी करने के लिए देते थे। जो सूदखोर गुलाम फरीद जैसे ढेरों जरूरतमंदों को वो रकम देकर उन्हें सारी उम्र के लिए चौपाया बना देते थे। मौलवी साहब बज़ाहिर ये जाहिर करते थे कि उन्हें ये पता ही नहीं कि वो जिन लोगों के बिजनेस में मस्जिद की रकम की सरमायाकारी करके माहाना एक फिक्स्ड रकम वसूल कर रहे हैं, उनका असली और बुनियादी बिजनेस क्या था। वो उस माहाना फिक्स्ड रकम को भी सूद नहीं मुनाफा कहते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ अमीर लोगों के मुनाफा बख्श बिजनेस में शिराकत दारी की थी। मौलवी साहब ने 1-1.5 हफ्ता मजीद रकम का इंतजार किया और फिर कुछ बेसब्री में वो नंबर घुमा दिया।
जो गुलाम फरीद ने दिया था। नंबर ऑफ था। 2 दिन वक्फे वक्फे से कई बार फोन करने पर भी जब वो नंबर ऑफ ही मिला तो मौलवी साहब गुलाम फरीद के पास जाने की बजाय स्कूल पहुंच गए थे, और वहां पहुंचकर उन्हें यह खबर मिल गई थी कि स्कूल का मालिक कई दिन पहले स्कूल से होकर जा चुका था। मौलवी साहब का पारा अब हाई हो गया था। उन्होंने गुलाम फरीद को उसके क्वार्टर पर जा लिया था, और जब गुलाम फरीद ने उन्हें एक बार फिर पहले की तरह ये कहकर टरखाने की कोशिश की कि मालिक अभी तक नहीं आया, तो मौलवी साहब ने उसके झूठ की पोल खोल दी थी और उसे कहा था कि वो स्कूल होकर आए हैं और वो जानते हैं मालिक हमेशा की तरह महीने के शुरू में होकर जा चुका था। गुलाम फरीद ने जवाबन मौलवी साहब से कहा कि हो सकता है वो आया हो, लेकिन उस दिन गुलाम फरीद की छुट्टी थी और उसकी मुलाकात मालिक से नहीं हुई। मौलवी साहब इस पर कुछ ज्यादा भड़के थे और उन्होंने गुलाम फरीद से कहा कि उसने उन्हें मालिक का नंबर भी गलत दिया था। वो उसको फोन करते हैं मगर वो नंबर ऑफ है, और अब मालिक का नंबर स्कूल की इंतजामिया से ही लेंगे और फिर खुद उससे बात करेंगे। गुलाम फरीद को अब अंदाजा हो गया कि वो मौलवी साहब से मजीद झूठ नहीं बोल सकता। उसे उनसे अब 2 टोक लेकिन साफ साफ बात करनी थी, और फिर उसने बिलाखिर मौलवी साहब को ये बता ही दिया था कि उसे इस रकम में से हर महीने अपना हिस्सा चाहिए था। कुछ लम्हों के लिए मौलवी साहब को जैसे यकीन ही नहीं आया था कि गांव का एक कमी कमीन गांव की मस्जिद के इमाम साहब से क्या मुतालबा कर रहा था, और जब उन्हें यकीन आया तो उनके मुंह से जैसे गुस्से से झाग निकलने लगा था। उनके साथ ऐसी जसारत पहली बार किसी ने की थी। तुम अल्लाह के घर के लिए मिलने वाले हदिये से अपना हिस्सा मांग रहे हो, दोज़खी इंसान। उन्होंने गुलाम फरीद को डराने की कोशिश की थी। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि गुलाम फरीद दोज़ख जैसी जिंदगी गुजारते गुजारते अब मौत के बाद दोज़ख से क्या डरता। अल्लाह के घर के पैसे अगर अल्लाह के घर पर लगते तो कभी ना मांगता मौलवी साहब, उसने भी तन कर उनसे कह दिया था। मौलवी साहब ने जवाबन उसे धमकाया कि वो स्कूल के मालिक से बात करेंगे और उसे उसका कच्चा चट्ठा सुना देंगे। जवाबन गुलाम फरीद ने उन्हें धमकाया कि वो भी स्कूल के मालिक को ये बता देगा कि मौलवी साहब चंदे वाली रकम को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने मस्जिद के पैसों को एक सूदखोर को दे रखा है और वो इसका सूद खा रहे हैं, बल्कि वो पूरे गांव में उन्हें बदनाम करेगा उनके पोल खोलकर। मौलवी साहब के तन बदन में आग लग गई थी। उनका बस चलता तो गुलाम फरीद के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल देते। उन्हें ये इल्म ही नहीं था कि वो कमीना उनके इतने बड़े राज से वाकिफ था। वो कुछ देर उसे जी भर के बुरा भला कहते रहे। उस दिन मौलवी साहब ने गुलाम फरीद को दुनिया की हर वो गाली दे डाली जो उन्होंने कभी कहीं सुनी थी, लेकिन गुलाम फरीद ढटाई से अपने पीले दांतों के साथ मुंह खोलकर उनके सामने हंसता रहा। ठीक है मौलवी साहब, मुझे तो कीड़े ही पड़ेंगे, सांप और बिच्छू कब्र में मेरी लाश नोचेंगे और मुझे मरते दम कलमा भी नसीब नहीं होगा। मेरे साथ जो भी मरने के बाद होगा, लेकिन आपके 20,000 तो आपकी जिंदगी में ही बंद हो जाएंगे। इसी महीने से मैं मालिक को कह देता हूं कि मैंने इसलिए आपको पैसे नहीं दिए क्योंकि आप तो मस्जिद में पैसे लगा ही नहीं रहे। तो सोचें, ज्यादा नुकसान दोज़खी का हुआ कि जन्नती का। गुलाम फरीद ने खुद जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उस जैसा कमी कमीन मस्जिद के इमाम के साथ कभी इस तरह बात करेगा, लेकिन किसी ने ठीक कहा है, पैसा बड़ी कुत्ती चीज होती है, अच्छे अच्छों को कुत्ता बना देती है, बड़े बड़ों को भौंकने पर मजबूर कर देती है। सब गालम गलोच और लानत मलामत के बाद उस दिन मौलवी साहब ने वापस पहुंचकर अपनी बीवी से मशवरा किया था और फिर अगले दिन बड़े ठंडे दिलो दिमाग के साथ मौलवी साहब ने गुलाम फरीद के साथ 15,000 वसूल करने पर इत्तेफाक कर लिया था। और इससे भी बड़ी आला ज़र्फी का मुजाहरा उन्हें इस वक्त करना पड़ा
जब गुलाम फरीद ने बताया कि वो इस महीने के 20,000 पहले ही खर्च कर चुका था। ये पिछले 4 महीनों के पैसों से उसका कमीशन था। मौलवी साहब का दिल चाहा वो गुलाम फरीद नामी इसको अपने हाथों से गांव के बीच खेतों में इसी तरह फांसी पर लटका दें जिस तरह लोग खेतों में परिंदों को डराने वाले बीचा लटकाते हैं। मगर फिर उन्हें याद आया था कि साल के आखिर में उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी और वो जमीन भी खरीदनी थी जिसका बयाना वो कुछ दिन पहले देकर आए थे। इसलिए वो चंद गालियों के बाद बेहद ठंडे मिजाज के साथ वहां से चले गए थे। गुलाम फरीद को यकीन नहीं आया था कि बैठे बिठाए उसको हर माह तनख्वाह से कुछ ही थोड़ी रकम मिलने लगी, और वो रकम अगर वो सूद वालों को देता रहता तो बहुत जल्दी उसका सब सूद खत्म होने वाला था। गुलाम फरीद के ख्वाबों की गाड़ी उस दिन पहली बार दिन के वक्त भी छकाछक चलने लगती थी, मगर उसे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि वो मौलवी साहब से दुश्मनी पालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा था, सूद लेने से भी बड़ी गलती। मौलवी साहब के साथ गुलाम फरीद ने जो कुछ किया था उसके बाद मौलवी साहब की नींदें कई दिन उड़ी रही थी। 20,000 की रकम बैठे बिठाए 15,000 रह गई थी। इसका सदमा तो था ही था, लेकिन साथ इस बात का भी अंदेशा उन्हें हो गया था कि मस्जिद की रकम को सूदखोरी के कारोबार में लगाने की खबर अगर गांव में किसी तरह फैल गई तो और कुछ होगा या नहीं, उन्हें मुस्तकबिल में चंदे मिलना बंद हो जाएंगे। बीवी मौलवी साहब को सूदी कारोबार में लगाई रकम वापस लेने नहीं दे रही थी। ये वो पहला ख्याल था जो गुलाम फरीद की धमकी के बाद मौलवी साहब को आया था कि वो जितनी जल्दी हो सके अपनी रकम वापस ले लें, ताकि कम अज कम गुलाम फरीद की ऐसी किसी धमकी को सच साबित करने पर वो उसे झूठा तो साबित कर देते। उन्होंने अपनी बीवी को बताए बगैर गांव के उस शख्स से अपनी रकम का मुतालबा ये कहकर किया था कि मस्जिद की तज़ीनो आराइश के लिए फौरी तौर पर एक बड़ी रकम चाहिए, इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी रकम निकाल कर उसमें से कुछ मस्जिद में चंदा कर दें। जो जवाब उन्हें मिला था वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। उस आदमी ने उन्हें रकम वापस करने से साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि फिलहाल रकम कारोबार में लगी हुई है और वो अगले 2-3 साल तक उसका मुनाफा तो दे सकता है, लेकिन असल रकम वापस नहीं कर सकता। मौलवी साहब को वहां खड़े खड़े दिन में तारे नजर आ गए थे। उन्होंने 5 लाख की रकम उस आदमी को दी हुई थी और वो कुछ कमीशन वगैरह कटवाने के बाद तकरीबन 70-80 हजार रुपया हर माह वसूल कर रहे थे। और अब यकदम उस आदमी के इनकार ने उनके 14 तबक रोशन कर दिए थे। वो पिछले कई सालों से उस आदमी के पास ये सरमायाकारी कर रहे थे। शुरू में 10-20 हजार से शुरू होने वाला ये बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता 5 लाख की रकम तक चला गया था, और अब वो आदमी कह रहा था कि वो असल रकम नहीं दे सकता था, सिर्फ सूद दे सकता था। उस दिन गुलाम फरीद से मौलवी साहब की नफरत कुछ और बढ़ गई थी। घर जाकर उन्होंने बीवी को ये किस्सा भी सुनाया था। वो भी उन्हीं की तरह दिल थाम के रह गई थी। अगले महीने एक बार फिर मौलवी साहब को गुलाम फरीद से पैसे नहीं मिले, और इस महीने उन्हें इस साहूकार ने मुनाफा की रकम भी नहीं दी। 1 माह पहले मौलवी साहब के रकम के मुतालबे ने जैसे उसे चौकन्ना कर दिया था कि वो पार्टी टूटने वाली थी, और जब वो पार्टी टूटने वाली थी तो वो उसको मुंह भर भर के मुनाफा क्यों खिलाता। अब उसकी बारी थी दिया गया सारा मुनाफा वापस वसूल करने की, लेकिन उसने मौलवी साहब से ये बातें नहीं की थी। उसने मौलवी साहब से बस फिलहाल 6 माह की मोहलत मांगी थी और ये कहा था कि 6 माह के बाद वो 6 माह का मुनाफा इकट्ठा उन्हें लौटा देगा। लेकिन फिलहाल उस पर शदीद माली बहरान आया था और उसने मौलवी साहब से ना सिर्फ दुआ की दरख्वास्त की थी बल्कि कोई कुरानी वजीफा भी मांगा था अपने कारोबार में बरकत के लिए। मौलवी साहब को ठंडे पसीने आ गए थे।
اس کی باتیں سن کر، اور کچھ بعید نہیں تھا کہ ہارٹ فیل ہی ہو جاتا ان کا۔ وہ پل بھر میں لکھ پتی سے ککھ پتی ہوئے تھے، اور وہ بھی دن دہاڑے۔ یہ غلام فرید نہیں تھا، گاؤں کا کمی کمین جسے وہ اس کے دروازے پر منہ بھر بھر کر گالیاں دیتے رہتے، اور وہ ڈھیٹوں کی طرح دانت نکال کر ہنستا رہتا۔ یہ گاؤں کا ساہوکار تھا، ایک بزنس مین جو مالی بحران کے باوجود شاندار گھر میں بیٹھا تھا، اور اس کے آگے پیچھے نوکر پھر رہے تھے۔ مولوی صاحب جو بھی کرتے تو وہ انہیں اٹھوا کر گھر سے باہر پھینکوا دیتا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ گاؤں کی مسجد کے امام صاحب تھے۔ مولوی صاحب چپ چاپ وہاں سے تو اٹھ کر آ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اس مالی نقصان کا سارا غصہ غلام فرید پر اتارا تھا۔ وہی تو تھا جو ان کی تباہی کا ذمہ دار تھا، تو اب ضروری تھا کہ وہ بھی تباہ و برباد ہوتا۔ انہوں نے اسکول سے اس کے مالک کا نمبر لیا تھا، اور پھر اسے فون کر کے غلام فرید کے اوپر جی بھر کے الزامات لگائے تھے۔ مالک کا رد عمل فوری تھا اور متوقع تھا۔ وہ پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا، اور مولوی صاحب سے ملاقات کے بعد غلام فرید کی صفائیاں اور وضاحتیں معافیاں سننے کے باوجود اس نے اسے نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ غلام فرید کے سر پر جیسے پہاڑ آ گرا تھا۔ صرف اسے نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا تھا، اس کی بیوی کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا تھا، اور ان سے کوارٹر بھی خالی کروا لیا گیا تھا۔ 11 لوگوں کا وہ خاندان چھت سے بے چھت ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے طوفیل غلام فرید پورے گاؤں میں اپنی بیوی سمیت بدنام ہو چکا تھا۔ وہ ایک چور تھا جس نے اللہ کے پیسوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں والوں نے مولوی صاحب کے بار بار دہرائے گئے قصے سن سن کر غلام فرید کا جیسے سوشل بائیکاٹ ہی کر دیا تھا۔ غلام فرید نے بھی مولوی صاحب کے کارنامے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے ایک کمی کمین چور پر یقین نہیں کیا تھا۔ یقین کرتے بھی کیسے؟ وہ مولوی صاحب پر الزام لگا رہا تھا، مولوی صاحب پر، اور وہ بھی غبن اور بددیانتی کے الزام میں بیوی سمیت نوکری سے نکالے جانے کے بعد مولوی صاحب بری الذمہ اور معصوم قرار پائے تھے۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب غلام فرید نے اپنا ذہنی توازن کھونا شروع کیا تھا۔ بھوک اور تنگ دستی نے اس کا دماغ خراب کیا تھا۔ گاؤں والوں کی باتوں اور تانوں نے، لڑکپن میں داخل ہوتی بیٹیوں پر پڑتی گاؤں کے لڑکوں کی گندی نظروں اور بے بسی نے، یا پھر ان سود خوروں کی دھمکیوں اور چکروں نے، جو غلام فرید کو سود کی قسطیں ادا کرنے کے قابل نہ رہنے پر بار بار اس احاطے کے ٹوٹے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مار پیٹ کرتے، جہاں جانوروں کے ایک باڑے کے برابر غلام فرید نے بھی لکڑی کی چھت ڈال کر وقتی طور پر اپنے خاندان کو پناہ دی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا غلام فرید کو، اور یہ واقعی پتہ نہیں چلتا کہ انسانوں کو ہوتا کیا ہے جب وہ اپنے خونی رشتوں کو اپنے ہی ہاتھ سے ختم کر دیتے ہیں۔ چنی 1 سال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے 9 کے 9 افراد کو ذبح کر دیا تھا۔ چنی واحد تھی جو بچ گئی تھی، اور وہ بھی شاید اس لیے بچ گئی تھی کیونکہ پاگل پن کے اس لمحے میں غلام فرید اپنی اولاد کی گنتی ہی بھول گیا تھا۔ چنی کو کبھی اس نے گود میں اٹھا کر دیکھا نہیں تھا، تو وہ اسے یاد آتی بھی تو کیسے؟ پھر اس پر بھی اپنے بہن بھائیوں کا اتنا خون لگ گیا تھا کہ ان کے برابر بے سدھ سوئے ہوئے بھی غلام فرید کو وہ مری ہوئی ہی لگی تھی۔ 9 انسانوں کو مارنے کے بعد غلام فرید نے اپنی جان نہیں لی تھی۔ وہ زندہ تھا ہی کب؟ زندہ تو انسان عزت نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو غلام فرید کی کب کی چھن چکی تھی۔ خاندان کو مار دینا جیسے وہ حل تھا جو ایک ان پڑھ شخص نے غربت اور قرض سے نجات کے لیے نکالا تھا، جب کوئی حل ہی باقی نہیں رہا تھا۔